तो दोस्तों हमारा यहाँ आपको पता है कि फर्स्ट लेसन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और बता देता हूँ न्यूमेरिकल्स दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कवर करने के लिए, क्योंकि एक आज देखेंगे हम एक चेक करके देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल्स में आपको करवाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल्स बच्चों को एक एक पॉइंट समझ में आया है कि बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। और आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बस डायरेक्ट ही या तो सॉल्व न्यूमेरिकल करवा दिया है या तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज दिया है, ऐसा है क्या। बट दोस्तों मैं न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। बट इसके लिए आपको मेरे से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप घर पे बहुत प्रैक्टिस करोगे। और दूसरा, प्लीज अपना प्यार बरसाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स का जो 12th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Somehow an ant is stuck to the rim of bicycle, wheels of the diameter 1 meter, while the bicycle is on the central stand. The wheel is set into a rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration calculated. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कैलकुलेट जो करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन 10 सेकेंड, और दूसरा टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीटेड रेवोल्यूशन। दोस्तों ये हैंडराइटिंग तो वैसे नहीं दिखाई देगा आपको, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन डाल के दूंगा। ये तो मैंने अपने के लिए लिखा कि जगह बहुत छोटा है, मैं चाहूंगा कि आपको, क्योंकि अगर बोर्ड पे लिखता तो जो चीजें मुझे पीछे दिखानी वो दिखा नहीं पाता और बार बार चीजों को मुझे बोलना पड़ता, और इसी यहाँ रहेगा तो मैं आपको पीछे मुड़ आके वो चीजें दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ओके। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बाइसाइकिल का व्हील ले लेता हूं मैं और इसके रिम पे कौन स्टिक है, एंड मतलब नहीं, चीटी मारा नहीं, यहाँ क्या कि चिपक गई है। और फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है कि इस बाइसाइकिल का जो डायमीटर है वो कितना है, 1 मीटर, वाइल द बाइसाइकिल इज ऑन अ सेंट्रल स्टैंड। और बाइसाइकिल को अब मैं कैसे खड़ा, पता है ना, ये वाला ऐसे खड़ा कर देते बीच वाला, एकदम बीच सेंट्रल स्टैंड पे। तो सेंट्रल स्टैंड पे मैंने जब बाइसाइकिल को खड़ा कर दिया तो व्हील्स इज सेट इनटू रोटेशन, और मैंने व्हील्स को क्या कर रहा किया, मतलब घुमाना स्टार्ट किया, व्हील्स घूमना स्टार्ट हो गया, व्हील्स जो इसका टायर है वो घूमना स्टार्ट हो गया है। इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और उस टायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, पर सेकंड। और ऐसा मैंने उसको कब तक घुमाया, 10 सेकंड तक। कितना घुमाया, 10 सेकंड तक। उस व्हील्स की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों कितना, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने बार रोटेट होती है, 2 टाइम्स। कितने बार रोटेट होती है, 2 सेकंड। और हम कब तक उसको घुमा रहे हैं, 10 सेकंड तक, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। और किससे घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन 10 सेकंड। इसके साथ जब मैं इसको घुमा रहा हूं, ये टायर को घुमा रहा हूं, इसके साथ स्ट्रक चिपका हुआ कौन है, एंट भी। तो एंट इसके साथ 10 सेकंड में वो कितने बार घूमेगा, 10 सेकंड में वो कितने बार घूमने वाला है, ये हमें फाइंड करना। अगर आपके पास दिमाग होगा ना, आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो दोस्तों, बट वेट करो, आंसर का मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर वो एंट कितना रोटेशन लेगा उस व्हील के साथ। और जो दूसरा हमें फाइंड करना है वो टाइम टेकन बाय फॉर अ फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीटेड रेवोल्यूशन, मतलब पहले रोटेशन के लिए, पहली बार जब मैं घुमाऊंगा उस टायर को तो पहली बार के लिए उस एंड को कितना टाइम लगेगा एक रोटेशन के लिए, और लास्ट रोटेशन के लिए, फर्स्ट रोटेशन एंड लास्ट रोटेशन। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, टेंशन मत लो, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो बाकी चीजें समझ में आएगी। और फिर से बता रहा हूँ, ये सब जितने न्यूमेरिकल्स है, एप्लीकेशन बेसिस न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, बहुत हार्ड तो नहीं बोलूंगा, कभी हार्ड नहीं बोलता मैं, पर प्रैक्टिस बहुत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग न्यूमेरिकल सब छोड़ने वाले, पर जीटीएन सब न्यूमेरिकल करने वाले, और आपको मैं सब करवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं दोस्तों। सबसे पहले हमें जो जो गिवन लिखा है वो गिवन मैं लिख देता हूं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले व्हील्स ऑफ द डायमीटर, हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है, 1 मीटर। डायमीटर कितना दिया है, 1 मीटर। कैमरामैन दिखाई दे रहा है बच्चों को। अब आपको पता है कि आगे हमें जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो सब में रेडियस है, तो हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ओके। तो दोस्तों दूसरा मार्कर यूज करता हूं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। अब दोस्तों
यहाँ जो था व्हील्स इज सेट इनटू रोटेशन इट अटेन द फ्रीक्वेंसी, जो व्हील्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इसको ले लेता हूँ n, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, और दोस्तों ये कब तक घुमा है, टाइम कितना है, कब तक घुमाना है इसको, 10 सेकेंड तक, 10s लिख दिया। अब आपको पता है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ये कैसा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया। अब दोस्तों मुझे फाइंड क्या क्या करना है, मैं फाइंड का यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह जितना बचा के रखूँगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर किसका फाइंड करना है, एंट का। एंट ने 10 सेकेंड के अंदर कितना चक्कर काटा, तो उसको मैं कैपिटल N ले लेता हूं। ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि एंट ने उस व्हील्स के साथ कितना चक्कर काटा 10 सेकेंड के अंदर। और दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि जो फर्स्ट उसने रोटेशन लिया, तो फर्स्ट रोटेशन एक पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उस एंड को कितना टाइम लगा। तो मैंने यहां लिखा फर्स्ट रेवोल्यूशन का प्लस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम लिखा उसको मैंने लिया T ऑफ फर्स्ट, और लास्ट वालों के ले लूंगा मैं T ऑफ लास्ट। ओके, T ऑफ लास्ट। ओके दोस्तों, तो ये मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों ले लिया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। ध्यान देना दोस्तों, एकदम अच्छे, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है सब चीजें। पहले मन में ये बिठा के मत रखना कि हार्ड है, सब चीजें बहुत सिंपल है। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट करने के बाद आपको जो चीज मैं लिखूंगा आप कमेंट्स में प्लीज लिखते जाना कि सर हाँ, जहां तक आप देखते जाना उसको कमेंट्स में लिखते जाओ। लाइव चैट वगैरह भी आप देख रहे होंगे तो उसको लिखते जाओ। V इक्वल टू U प्लस AT। दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है हमारा, हम लीनियर, आपको पता है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन लॉ का पता, न्यूटन में हमने पढ़ा, 9th में ही पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। तो पर ये किसके लिए होता है दोस्तों, लीनियर के लिए। किसके लिए होता है, लीनियर के लिए। ओके, तो दोस्तों अगर मुझे इसी को किस में कन्वर्ट करना है, एंगुलर में कन्वर्ट करना है। एंगुलर, इस फॉर्मूले को अगर मुझे इस इक्वेशन को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किसमें, एंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान देना। V हमारा लीनियर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, ओमेगा, और U हमारा ये भी वेलोसिटी है बट इनिशियल है। तो यहाँ भी मैं एंगुलर वेलोसिटी ले लेता हूँ, बट यहाँ भी मुझे इनिशियल के लिए कुछ अलग नोटेशन लेना पड़ेगा, तो मैंने अलग नोटेशन ले लिया। प्लस ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, और T तो वैसा ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको चेंज कर दिया। अब ओमेगा की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताना, 2πn। ओके, तो मैंने लिख दिया। अब इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, आपको पता है, और यहाँ अल्फा T आ गया। अब दोस्तों इसके थ्रू मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और अल्फा की वैल्यू कहाँ काम आने वाली आप आगे समझ में आ जाएगा। अल्फा देखो, ध्यान दो, अल्फा 2πn, और T कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। दोस्तों अगर आपको 2 आवाज सुनाई दे रहा होगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि राहुल सर भी इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कितना वीडियो सब कुछ करना पड़ता है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और थोड़ा आवाज आपको ऊपर नीचे हो रहा होगा तो थोड़ा फेस करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करें। अभी क्लास होता तो अपने पास तो बहुत सारा क्लास है, हम उसमें कर सकते थे, अभी घर पे रिकॉर्ड करें तो ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने अल्फा निकाल लिया, चलो अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं यहीं। अल्फा इक्वल टू 2πn, n की वैल्यू दोस्तों कितना है बताओ फटाक से, 2। दोस्तों एकदम प्यार देखो, टेंशन मत लो, एकदम सिंपल है। 2 2 4, 4π/10। ओके दोस्तों, अब 4/10 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलना अगर ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे 0 है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, एक 0 होता तो पॉइंट ऊपर वाले एक नंबर के साथ एक पॉइंट लगा के 0 लगा दो, तो 0.4 पाई। ओके दोस्तों, ये हो गया। और इसका यूनिट जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू निकाली जो हमें आगे काम आने वाला है। अब दोस्तों ध्यान देना, एक और हम काइनेमेटिक इक्वेशन लिखते हैं जो हमारा होगा, कौन सा होगा बताना मुझे, S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। ओके दोस्तों, आपको याद रखना, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है, n फाइंड करना है।
और इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आगे अपने आप समझ में आ जाए कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जब मैं 11th में था या 12th में था तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि बहुत सारी चीज़ें हम करते क्यों हैं, और उसका आंसर जब हम आगे जाते हैं ना दोस्तों तो अपने आप समझ में आ जाता है कि मैंने ये किया क्यों था। ऐसे हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं। अब फिर से इसको मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये लीनियर के लिए, इक्वेशन किसके लिए, लीनियर के लिए। इसको मैं चेंज करूँगा एंगुलर के लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है, थीटा होता है। यू है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें क्या है ओमेगा, और इनिशियल के लिए मैं यहाँ नीचे नोटेशन अलग ले लेता हूँ, टी प्लस 1/2 लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा टी स्क्वायर। दोस्तों कोई डाउट कुछ भी। अब आगे वाला जो लाइन है दोस्तों उसको स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि यहीं से मुझे ये फाइंड होना स्टार्ट होगा। अब दोस्तों देखो ये थीटा मुझे पता चलता है कि ये सर्कुलर मोशन, मतलब ये एंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जितना एंगल बनाएगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं यहाँ थीटा की जगह मैं कैसे चेंज करके लिखूंगा, याद रखो, ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, पता है आपको, 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई, आपको पता है, हाफ 180 होता है, अगर पूरा लूंगा तो हाफ 180 होता है, 180 मतलब पाई, और पूरा कितना होता है, 2 पाई। तो दोस्तों अब ये एंट अगर एक बार घूमेगा तो 2 पाई, दो बार घूमेगा तो, अगर 2 बार घूमेगा तो, यहाँ लिख के बताता हूँ, यहाँ खिचड़ी नहीं करता हूँ, अगर एक बार घुमा तो 2 पाई, अगर 2 बार घुमा तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 3 बार घुमा तो 3, मतलब 3 बार सर्कल कवर किया, एक बार सर्कल कवर किया तो 2 पाई, 2 बार सर्कल कवर किया तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 720 होगा। एंगल कितने का बनेगा, 720। अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया तो फिर से 2 पाई से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 बार किया तो 2 पाई इंटू 4 करना पड़ेगा। बट हमें पता नहीं है कि एंट ने कितनी बार, एंट ने व्हील्स के साथ कितना रोटेशन लिया, मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, कैपिटल एन। दोस्तों समझ में आया होगा, कैपिटल एन। ओके, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को दोस्तों फर्स्ट ईयर में इससे थोड़ा, मतलब ऐसा ही नहीं बोलूँगा, मतलब ऐसा मिला जुला थोड़ा बहुत था, और इसीलिए ये मुझे बहुत सिंपल लगा। सिंपल क्यों लगा, आपके लिए भी नया है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जब चीज़ें सीखते जाओगे ना दोस्तों, अभी आप न्यूमेरिकल से फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हो तो आपको बहुत हार्ड दिख रहा है, ये कैसा न्यूमेरिकल है, पर जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपके लिए चीज़ें सिंपल होती जाएगी। ओके, अब दोस्तों ये इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये 0 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब दोस्तों अब मैं क्या चेंज करता हूँ, अभी ध्यान दो, मुझे n निकालना, तो डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ, n। ओके, अब मुझे देखो यहाँ क्या है, अल्फा टी स्क्वायर। अब 2 2 सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई। सही समझा कि नहीं दोस्तों, एकदम सिंपल। ये n को ऐसे रखा, ये अल्फा टी स्क्वायर है, 2 नीचे आ गया, 2 2 सा 4 और पाई। अब दोस्तों n अल्फा की वैल्यू दोस्तों मेरे पास कितना है, आप चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितना है, देखो इसी रीजन के कारण मैं इस पे करवा रहा हूँ कि मैं चीजें आपको दिखा पाता, नहीं तो वहाँ रफ करने के बाद मैं दिखा ही नहीं पाता। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.4 पाए, 0.4 इंटू पाए। ओके, और टी टाइम कितना है, 10 इंटू 10 लिख देता हूँ 2 बार, क्योंकि 10 स्क्वायर इसलिए 10 इंटू 10 लिख देता हूँ, और 4 इंटू पाई। अब दोस्तों 4 गेट कैंसिल, 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 0.4 है, 0.4 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों ओनली क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ से एक 0 के कारण ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ ओनली बचा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 10 40 अपॉन 4, 4 1 सा 4, 4 10 सा 40, तो n इक्वल टू 10 रेवोल्यूशन। किसने कवर किया, एंट का, मतलब एंट ने 10 सेकेंड के अंदर 10 बार चक्कर काटे हैं बेचारा, चक्कर पे चक्कर काटता रह गया है। कौन काटा है ये, किसने काटा है दोस्तों, एंट ने 10 सेकेंड के अंदर कितना रेवोल्यूशन लिया, 10 रेवोल्यूशन। ओके, तो दोस्तों ये हमारा फाइंड हो गया एंट का। अब चाहिए तो नीचे लिख सकते हो, एक ही बार लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमें दोस्तों पर अभी हमें जो सेकेंड हमें फाइंड करना है, वो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीटेड रेवोल्यूशन। फर्स्ट के लिए कितना टाइम लगा और लास्ट के लिए कितना टाइम लगा। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, मैं पीछे फाइंड कर देता हूँ, नहीं तो आपके लिए ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, अब
टी मैंने फर्स्ट लिया था, जो मुझे फर्स्ट फाइंड करना है। दोस्तों आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज़ मेरे आवाज़ में फोकस करना। मुझे लग रहा है साथ से आवाज़ आ रहा होगा, पता नहीं, मैं कभी बाद में सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा। एस इक्वल टू, अब मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको पता होगा। अब इसको फिर से मैं चेंज करूँगा, आपको चेंज करना आ गया होगा। जो ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा 0। इनिशियल वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा, टी वैसे का वैसे ही रहेगा, 1/2। ये ए लीनियर एक्सेलरेशन है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों अब एंड का मुझे डायरेक्ट तो दिया, फर्स्ट रोटेशन की बात की है, पहले रोटेशन की बात की है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिखूंगा, 2π1, क्योंकि पहले रोटेशन की बात की है तो एन मुझे पता है कितना कवर किया इसने, 1, इसलिए 2πn यहाँ लिख दिया। अब इक्वल टू, दोस्तों ये इनिशियल है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, 1/2 इंटू, दोस्तों अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारी, अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू 0.4 पाए, 0.4 पाए, कैमरा मैन दिखाई दे रहा है बच्चों को, 0.4 पाए, 0.4 पाए। और दोस्तों यहाँ मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, ओके, कि मुझे टी फर्स्ट फाइंड करना है, टी स्क्वायर फर्स्ट। ओके, अब दोस्तों अब मैं कन्वर्ट कर लूँगा, जिस तरह से मैं कन्वर्ट करता हूँ, टी स्क्वायर को मैं ऐसे ही रखूँगा। ओके, अब 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 2 ज़ा 4, दोनों साइड से पाई कैंसिल, चलो पहले कर देता हूँ, दोनों साइड से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और अपॉन ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, दोनों साइड से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और ये नंबर डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में 0.4। ओके दोस्तों, अब पॉइंट के बाद एक नंबर, अगर इसको हटाना है तो मुझे ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। बच्चों आप 10th के हो, दोस्तों आप 10th में पढ़ते हो, पर फिर भी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसको हटाने के लिए मुझे ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बचेगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो टी स्क्वायर फर्स्ट इक्वल 10। ओके, तो देन ये आ जाएगा टी इक्वल फर्स्ट स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10। अब आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, 10 सेकेंड। तो दोस्तों ये टी फर्स्ट हमारा निकल गया। अब दोस्तों क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना टी लास्ट निकालना है दोस्तों। पर टी लास्ट निकालने के लिए ध्यान देना एकदम अच्छे से, जो हमें टी लास्ट निकालना मतलब लास्ट रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, लास्ट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, उससे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे पता है, देखो हम क्या करेंगे कि नाइन्थ रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगा है वो हम निकाल लेंगे। 9th रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा वो निकाल लेंगे। फिर हमें पता है कि हमें 10 सेकेंड में कितना रोटेशन लिया, ये हमें पता है। 10 सेकेंड में कितना रोटेशन लिया उसने, 10 रोटेशन लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो 9th रोटेशन का फाइंड करेंगे उसको 10 से क्या कर देंगे माइंड, कि 9 तक का टाइम, मतलब 9 तक रोटेशन के लिए उस एंड को कितना टाइम लगा, 9 तक के रोटेशन को कितना टाइम लगा, फिर उस 10 को 9 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें लास्ट वाले रोटेशन का पता चल जाएगी, लास्ट वाले रोटेशन में कितना लगा टाइम। तो दोस्तों करता हूं मैं, ध्यान देना, अभी करूंगा तो बाकी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना दोस्तों T10th फाइंड करते हैं। अरे दोस्तों T10th फाइंड करोगे वो पूरे 10th का हो जाएगा, पूरा मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग कितना टाइम लगा वो हो जाएगा। तो हमें आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे हमने टी फर्स्ट फाइंड किया वैसे T10th क्यों नहीं, T10th कैसे फाइंड करोगे, T10th फाइंड करना मतलब पूरा रोटेशन, पूरा टाइम आ जाएगा। T10th तो हमें पता है ना 10 सेकंड, हमें बस लास्ट रोटेशन का फाइंड करना है, इसलिए हम अप टू 9 तक का टाइम निकालेंगे। अप टू 9 तक का टाइम निकाल के उसको 10 से माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। उस 10 में से 9 तक का टाइम कितना लगा उसको माइनस करते हमें लास्ट वाला टाइम पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9th रेवोल्यूशन तक उसको कितना टाइम लगा, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। ओके, चलो यहाँ T9 क्यों समझ में आया ना दोस्तों, मैं 9th क्यों निकाल रहा हूँ, 9 तक का निकालूंगा, फिर 10 में से 10 सेकेंड, जो टोटल 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड में से 9
तक का जितना टाइम लगा उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा 10th रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा। ओके, अब थीटा इक्वल ओमेगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, वही चीज़ को बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे टाइम ही निकालना है, प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर 9। ओके, अब 2 पाई एन मुझे पता चला है कितने रोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 9 रोटेशन की बात करूँ, इसलिए मैंने यहाँ 9 लिख दिया, इक्वल ये हमारा क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर 9। ओके दोस्तों, अब यहाँ टी स्क्वायर 9। ओके, अब देखो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 2 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 4। ओके, 4 पाई 9 हो जाएगा यहाँ, 4 पाई ओके 9, देखो 2 2 जा 4 4 पाई 9, और नीचे हमारा क्या बचेगा अल्फा, नीचे क्या बचेगा दोस्तों हमारा अल्फा। अब ध्यान देना, हमें देखो 4 पाई हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, 4 इंटू पाई इंटू 9 हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, और हमें अल्फा की वैल्यू फिर से, आपको अल्फा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितना था 0.4 इंटू पाई गेट कैंसल 0.4, फिर से ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, यहाँ 10 से किया तो 40 हो गया, यहाँ 10 से किया तो इसका पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, इसलिए ये क्या बचा 40/4 इंटू 9। ओके दोस्तों, अब आप 12th हो तो ये सब चीज़ें नहीं लिखना रहता आपको डायरेक्ट करना रहता है, बट चलो आपके लिए कुछ भी, बट आप थोड़ा हार्डवर्क करो दोस्तों। 90 देखो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 और 10 9 जा 90, तो हमारा ये 90 आ गया। अब टी स्क्वायर 9, ये आगे का टी स्क्वायर था, अब स्क्वायर इस साइड जाएगा दोस्तों, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर रूट, ये हो गया हमारा T9। अब T9 का दोस्तों हम अपने लॉग टेबल में, और एक चीज़ बता रहा हूँ कि लॉग टेबल स्टार्ट हो चुका है, लॉग टेबल की सीरीज हमने स्टार्ट की है, लॉग टेबल पूरा बेस एकदम जीरो से, अब आपके जो सिलेबस से लॉग टेबल हटा दिया गया, मैथ के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट हमें पता है लॉग टेबल कितना जरूरी है, कितना काम का आता है, इसलिए हमने लॉग टेबल का सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, भले आपको आता होगा, बट आप बेस से जाके 10 बार देखो, कितने बार भी देखो, क्योंकि अगर वो अच्छे से आ गया तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आएगा। तो हम हर चीज़, हर जितना लॉग टेबल जितने स्टेप है हर की सीरीज ला रहे हैं, तो प्लीज़ जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ, उनको समझाओ, जिनको नहीं आता उनको शेयर करके बताओ कि ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों अब स्क्वायर रूट, यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 90 हमें फाइंड करना, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 90, अब स्क्वायर रूट ऑफ 90 यहाँ देखो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 90 कितना होता है 9.487, कितना होता है 9.487, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना है 9.487, मतलब अब तक 9th रोटेशन तक उसको टाइम कितना लगा, मतलब 9 रोटेशन कंप्लीट करने तक का टाइम कितना लगा 9.487। और मुझे दोस्तों कौन सा रोटेशन निकालना है, ये देखो 9th, अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, 9th रोटेशन तक कितना टाइम लगा 9.487, और मुझे निकालना है ओनली 10th के लिए कितना टाइम लगा, 10th के लिए कितना टाइम लगा, ये पूरे रोटेशन में कितना दोस्तों टाइम लगा था 10, पूरे रोटेशन में कितना लगा था टाइम 10, इसमें से मैं 9 तक के टाइम को माइनस कर देता हूँ 9.487। तो दोस्तों अब यहाँ मैं आपके लिए माइनस करके दिखा देता हूँ, ये देखो अब ये 9.487, 10 में से 7 3, ओके, 9 में से 8 1, ओके, 9 में से 4 5, ओके, फिर यहाँ 9 में से 9 0 और यहाँ 1 0, तो 0.0 मतलब डायरेक्ट आप इसको लिखो 0.513। ओके दोस्तों, सेकंड, और बुक में अगर पॉइंट के आगे 1-2 चेंजेस होगा दोस्तों, उससे डरना नहीं है, उससे नहीं डरना यार सर ऐसा, अगर पॉइंट के बाद के 1-2 नंबर चेंज आते हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं होता दोस्तों, हमारा सही होता है, और अपने में खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये मैं पक्का बोलता हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने निकाला 10th रोटेशन, हमें टोटल टाइम दिया था, टोटल टाइम में से मैंने 9 तक के टाइम को निकाल दिया, तो मुझे लास्ट वाले का रोटेशन में कितना टाइम लगेगा वो मुझे पता चल गया, वो हो गया 0.513 सेकेंड।
तो दोस्तों आपने देख लिया कि पहले के लिए, अब मुझे तो पता नहीं चल रहा है कितना टाइम लगा है, पर कैमरामैन से पूछूंगा, साथ से मुझे लगता है कि आधे घंटे के करीब, मुझे जहां तक लग रहा है आधे घंटे के करीब पहले क्वेश्चन को लगा है दोस्तों। तो दोस्तों टेंशन मत लो, हर न्यूमेरिकल करेंगे और ऐसे ही करेंगे, एकदम आराम से करते हैं। अब चलो बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको तीनों मिल चुका है, अब इसको बार बार देखो, अच्छे से समझो। अब चलो चलते हैं कोई न्यूमेरिकल सेकंड की तरफ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, प्लीज़ इस पे ध्यान ना दें, ये तो मैंने अपने लिए लिखा हुआ एकदम चिपका के। आप अपना पीडीएफ, क्योंकि बुक तो अभी आपके पास नहीं होगा, तो आप पीडीएफ अपने साथ रख ले। और पीडीएफ रखेंगे तो आपको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन साथ साथ में दिखाई देगा, समझ में आएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे ट्राई करो, फिर भी मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर, ये तो मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, ट्राई करूँगा कि आपको दिखाई दे अच्छे से। ओके दोस्तों, चलो तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ही बता देना चाहते, चलो लास्ट में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5, रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज pi सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, at what minimum frequency will it start slipping from there, by what factor will the answer change if a coin is almost at rim। अब दोस्तों मुझे पता है इतना सारा जो मैंने भाषण दिया आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ चीज़ों में। इसमें दिया क्या है दोस्तों, इसमें दिया ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब एक ग्रामोफोन आपने देखा होगा, पर हम उसके डिस्क की बात करते हैं। ग्रामोफोन का एक ग्रामोफोन डिस्क है, जो ये मान लो हमने ग्रामोफोन डिस्क बना दिया, जिसको पता है वो कहाँ किसने देखा है वो बताएगा मुझे। तो ग्रामोफोन डिस्क के ऊपर ये हम इसका सेंटर ले लेते हैं। डिस्क इज 0.5 रेडियस, 0.05 रेडियस ऑफ डिस्क इट्स 8 सेंटीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। तो सॉरी, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दोस्तों कितना 0.5 है। और इस डिस्क का जो रेडियस है, इस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना दोस्तों 8 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज pi सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। मतलब कहने का मतलब इस ग्रामोफोन डिस्क पे एक कॉइन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कॉइन रखा हुआ है। और ये कॉइन इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज pi सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। मतलब इससे इसका डिस्टेंस कितना है? पाए। मतलब ये जो हमारा ग्रामोफोन डिस्क है इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, जो कॉइन इस सेंटर से उसकी दूरी कितनी है दोस्तों? पाए। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता, बट जो ये जो कॉइन इसके ऊपर जो कॉइन रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस इस सेंटर से कितना है दोस्तों? पाए है। कितना है? पाए। किसका? इस ग्रामोफोन डिस्क के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस इस ग्रामोफोन डिस्क के डिस्टेंस से कितना है? पाए है दोस्तों। कितना है? पाए। एट वॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द सेंड। मतलब कि हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि हम इस ग्रामोफोन डिस्क का फ्रीक्वेंसी कितना रखेंगे कि ये स्लिप होना स्टार्ट करने लगेगा। मतलब ये अपने जगह से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम इस ग्रामोफोन डिस्क का कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे कि ये जो हमारा जो कॉइन है जो पहले रुका हुआ रेस्ट पोजीशन पे वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्लिप होना स्टार्ट कर देगा, मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और दूसरा इसके अंदर और क्या बोला है? बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंजेस इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब और दूसरे में कि हम फ्रीक्वेंसी कितना रखें, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगा पहले के कंपैरिजन में, फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगा कि कॉइन सरक के किधर आ जाएगा? एकदम रिम पे मतलब एकदम साइड में, मतलब एकदम अगर हम यहाँ से लेंगे तो रेडियस फॉर्म हो जाता है, मतलब एकदम यहाँ कोने पे पहुंच जाएगा। कि हम इसका स्पीड कितना रखेंगे इसके कंपैरिजन में, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी को कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों कि ये कॉइन कहाँ आ जाएगा? इसके रिम पे, मतलब एकदम साइड पे आ जाएगा, कि इसकी फ्रीक्वेंसी हम कितना बढ़ाएंगे किसके कंपैरिजन में? जो पहले फ्रीक्वेंसी थी उसकी कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये दिया हुआ है। अब आगे अगर देखो आपको डाटा समझ में आ रहा है, नीचे की चीजें समझ में आ रही, तो आपको अगर क्वेश्चन भी समझ में आया तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। एक हमने ग्रामोफोन डिस्क लिया हुआ है, उस डिस्क के ऊपर हमने एक कॉइन रखा हुआ है और उस कॉइन का डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ ग्रामोफोन डिस्क से कितना है? पाए है। कितना है? पाए है। और जब हमें ये पूछा हुआ है कि हम इसका फ्रीक्वेंसी, इस डिस्क की फ्रीक्वेंसी कितनी रखेंगे कि ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे। और दूसरा ये पूछा हुआ है कि हम फ्रीक्वेंसी और कितना बढ़ाएंगे, और इसके कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी और कितना बढ़ाएंगे कि ये जो कॉइन है वो सरक के कहाँ जाएगा? एकदम एंडिंग पोजीशन, मतलब रिम ऑफ
ये जो डिस्क के पास पहुंच जाएगा कितना, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से लेंगे तो रेडियस ही हो जाता है, तो कितना हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। एक एक करके गिवन डाटा लिखता हूँ, फिर आपको समझाते जाते हैं। तो गिवन डाटा, ये तो मार्कर चल नहीं रहा है और छोटा वाला मार्कर मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम बहुत। मार्कर नहीं है, स्केच पेन। तो दोस्तों सबसे पहले स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने लिख लिया 0.5। ओके, अब आगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ जो रेडियस का डिस्क दिया, डिस्क ऑफ रेडियस जो हमें दिया वो हम फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ डिस्क कितना है, कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अभी दूसरा भी सेंटीमीटर, ये मीटर। देखो दोस्तों ये हमें एक और नीचे जो जी दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो मुझे ये क्वांटिटी को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ। आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10⁻²। ओके, अब ये रेडियस हो गया, किसका रेडियस हो गया, डिस्क का। इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। अब ये जो कॉइन सेंटर से कितना दूर है, इस सेंटर से कितना दूर है, पाई। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ rx, मतलब इस कॉइन के डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, rx। और वो कितना दूर है दोस्तों, उसका डिस्टेंस कितना है, पाई सेंटीमीटर। तो ये कॉइन का है, कॉइन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रामोफोन डिस्क। अब पाई सेंटीमीटर में, तो इसको भी ये समझा ना मुझे कैसे पता चला सेंटर से सेंटीमीटर से मीटर क्यों किया, क्योंकि एक इसकी क्वांटिटी जो जी हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, वो किसमें दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया दोस्तों। अब चलो फाइंड में सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें N1 निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या हम फ्रीक्वेंसी कितनी रखेंगे कि ये कॉइन स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, हम पहले कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी और कितना बढ़ाएंगे, न्यू फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ाएंगे, किसके कंपैरिजन में, N1 के कंपैरिजन में, कि ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस रिम पे पहुंच जाएगा। इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ कोई आंसर आएगा इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क इंटू N1 लिखा है। आप चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, NTU/N1 इक्वल टू ऐसे। ओके, मैंने ऐसे लिखा है कि मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले आपको ये पता है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगता है, ये चीज़ें आपको पता होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 टाइप का फोर्स लगता है, और कौन सा टाइप का फोर्स लगता है ये चीज़ें तो आप ही मुझे बताओगे कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले। ये चीज़ों को बस मैं इनवर्ड और आउटवर्ड बोलने वाला हूँ। चलो मैं यहाँ एक सर्कल फिर से बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोस्तों, ये हमारा कॉइन है, ये हमारा क्या है, कॉइन है। इस कॉइन के जो डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, वो क्या डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, हमारा mg। ओके, आपको पता है। और जो इसको बैलेंस करता है वो होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स फ्रीक्वेंसी लगता है, और आउटवर्ड फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। और जो इनवर्ड फोर्स फ्रीक्वेंसी वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी का। सॉरी, आपको पता होगा स्टैटिक फ्रिक्शन इनवर्ड साइड लगा हुआ है और उसको बैलेंस कर रहा है mr ओमेगा स्क्वायर आउटवर्ड साइड है। आउटवर्ड साइड क्या होता है उसको पता है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं लिखता हूं, इसको ध्यान देना, फोर्स ऑफ स्टैटिक इनवर्ड साइड, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल, किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल mr। ओके दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको पता है, मैं इस कॉइन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ इसके रेडियस को x लूंगा। किसके रेडियस को लूंगा, क्योंकि इस कॉइन की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसके रेडियस को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, mr ओमेगा स्क्वायर। और मैं सबसे पहले वाला फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 1 ले लिया। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं।
ये स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मुझे बताना। अब mRx ओमेगा स्क्वायर 1, चलो इसको मैं अभी फर्स्ट दे देता हूँ। अब दोस्तों n इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने लिखा ना, n को बैलेंस कौन करता है, mg, n को बैलेंस कौन करता है, mg, n को बैलेंस कौन कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब म्यू एस, एन के जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एम जी, एन के जगह सेकंड को हमने किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट कर दिया, म्यू एस, एन के जगह क्या आ गया, एम जी, और यहाँ क्या आ गया, एम आर एक्स ओमेगा स्क्वायर 1, दोनों साइड से एम एम क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल, दोनों साइड से एम एम क्या हो गया, कैंसिल। और मैं इसके अंदर और क्या चेंज कर सकता हूँ, अब चाहो तो वहीं चेंज कर सकते थे, एम एस जी इक्वल आर एक्स, दोस्तों ओमेगा की वैल्यू क्या है बताओ, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू लिख देता हूँ 2 पाई n1, n1 क्यों लिखा आपको पता है, किस कॉइन की बात कर रहा हूँ, दोनों का अलग अलग मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है कि पहले यहाँ था तो क्या था, वहाँ था तो क्या था, स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आर एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। तो जनरली मुझे यही निकालना है, तो मैं अब इसको चेंज कर लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग, n1 स्क्वायर इक्वल n1 स्क्वायर म्यू एस जी। ओके दोस्तों, ये सब किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर एक्स। ओके दोस्तों, अब मेरे पास मार्कर नहीं है। अब दोस्तों मेरे पास सबकी वैल्यू है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.5। ओके, जी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे यहाँ दिया हुआ है, जी की वैल्यू आप देखोगे तो मुझे दिया हुआ, जी की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 4 इंटू पाई स्क्वायर, और आर एक्स ऑलरेडी हमें आर एक्स भी दिया था कि कितना डिस्टेंस था सेंटर से, पाई कितना डिस्टेंस था, पाई इंटू 10⁻⁻², हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था। ओके, अब दोस्तों और थोड़ा इसमें अब ध्यान दोगे, ये पाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, पाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। और अब n1 ये स्क्वायर अगर इस साइड गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 0.5 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 10⁻²। n1 अब दोस्तों 0.5 इंटू 10⁻², ये -2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻² प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 4 इंटू पाई, कितना बचने वाला है, 4 इंटू पाई बचने वाला है। अब दोस्तों आगे का तो आपको करना चाहिए, आपको अपने आप फटाफट इसको करके मुझे आंसर दिखाना चाहिए। तो जहाँ तक, क्योंकि देखो ये इसमें अगर लॉग टेबल मैं यूज़ करके आपको दिखाने जाऊँगा तो लॉग टेबल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आंसर लास्ट में जहाँ तक सॉल्व हो रहा है सिंप्लीफाई वहाँ तक मैं करूँगा। लॉग टेबल आपको करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना रहेगा। और दूसरा चीज़, अगर जिसको लॉग टेबल नहीं आता तो लॉग टेबल का सीरीज इसलिए हमने अलग से स्टार्ट किया क्योंकि हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में करवाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, उसको फिर से बहुत लेंथी हो जाएगा करवाना, और फिर एक न्यूमेरिकल 1 घंटे का हो जाएगा। तो n1 इक्वल, जहाँ तक एकदम छोटा कर सकता हूँ वहाँ तक मैं छोटा करूँगा आपके लिए दोस्तों। तो 0.5 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 मतलब यहाँ से एक पॉइंट का एक जीरो हट गया तो यहाँ ओनली बचेगा 50। दोस्तों पता है ना 10 स्क्वायर 100 हो गया तो एक पॉइंट हट गया, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। 4 इंटू पाई, 4 इंटू 3.142 तक भी आप ले सकते हो चाहिए तो। ओके, अब फाइनली आंसर आपका 50, 4 2 8,
4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो दोस्तों आपका आंसर 12.56 इंटू 8। अगर आप दोस्तों इसको डिवाइड करोगे, इसको अगर क्या करते हो आप डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने के बाद जो आप इसको डिवाइड करते हो, मैंने इसको डिवाइड करके रखा था, डिवाइड कर लिया था क्योंकि, और डिवाइड करने के बाद आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर आता है 1.99। दोस्तों ये इसको लॉग टेबल से कर रहा है। लॉग टेबल से कैसे करना है आपको पता है, या स्क्वायर रूट हटा दो, 1/2 कर दो, ये दोनों को डिवाइड करो। ये दोनों को डिवाइड कैसे करना है आपको पता है कि लॉग लेना, लॉग करके माइनस करना है। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमने बताया दोस्तों, इतना मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ये इतना तो आना चाहिए, आपने 11th में सीखा हुआ है, वो चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों अभी लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आप अगर टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो ये आंसर गलत होगा, ये आंसर आपका गलत, मतलब आप बोलोगे सर वहाँ तो 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ आया आंसर। दोस्तों मेरे पे ट्रस्ट करना, ये मेरा आंसर, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बार बार मैंने सॉल्व किया कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं है, और फाइनली मैंने जब रेडियस से ये इसके अंदर 2 चीज़ हो सकता है गलत दिया होगा, टेक्स्ट बुक में 2 करेक्शन हो सकता है, या तो आंसर गलत होगा, या तो आंसर गलत होगा, या तो रेडियस का डिस्टेंस गलत दिया होगा। 2 चीज़ में से इतना खुद पे कॉन्फिडेंट रखने का मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इससे, क्योंकि न्यू बुक है तो प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत होगा। तो ये आपको प्रदीप सर सबसे पहले बता दे रहे हैं, आंसर यही है, आगे जाके कुछ ना कुछ रीप्रिंट होने वाला है। ओके, ये दोनों में से एक चीज़, या तो वो रेडियस चेंज कर देंगे, या तो रेडियस चेंज कर देंगे, या तो आंसर को चेंज करेंगे, और जो दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग आंसर दोस्तों यही है करेक्ट। ओके, अब बढ़ते हैं, N2 फाइंड करना है दोस्तों। N2 चलो मैं यहाँ फाइंड कर लूँगा जगह, चलो मैं इसी में एडजस्ट करता हूँ क्योंकि फिर ओके। तो दोस्तों N2 को फाइंड करने के लिए, N2 को जो फाइंड करना है मैं उसको इस तरह से फाइंड करूँगा, यहाँ ध्यान दो, N1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर रूट, ये भी कांस्टेंट होता है दोस्तों, ये भी कांस्टेंट होता है, ये नंबर भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। अब मुझे दोस्तों x डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, मुझे एक तरह से लिया जाए तो मुझे पूरा लास्ट में फाइंड करना है, मतलब रेडियस ऑफ डिस्क, यहाँ तक ये पूरा क्या होता है, रेडियस ऑफ डिस्क फाइंड करना है, मतलब मुझे लास्ट तक का फाइंड करना है कि इस जगह पे रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इस जगह पे रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो दोस्तों मैं इससे कंपैरिजन करके वो दूसरा वाला N2 फाइंड कर लूँगा। कैसे फाइंड करता हूँ, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि आपके लिए इतना चिल्ला रहा हूँ तो इतना प्यार तो आपको बनता ही है। कोएफिशिएंट जो रहता है वो हमेशा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, नंबर कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होता है, बस दोस्तों ये चेंज होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, चलो मैं पहले एक करके लिखता हूँ। N1 जो मैंने पहले लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन RX। इसी को देख के मैं दोस्तों ऐसा लिख सकता हूँ N2 1 अपॉन जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये कि कहाँ रहेगा, पॉइंट एट द रीम मतलब क्या दोस्तों, ये रेडियस हो गया ना, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर एकदम रीम पे रहेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ही है ना ये, इसलिए मैं इसका यही लूंगा R ऑफ D, क्या लेने वाला हूँ, R ऑफ D, रेडियस ऑफ डिस्क। अब दोस्तों दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, दोनों को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। डिवाइडिंग अगर आपको नंबर देना तो नंबर दे सकते हो, फर्स्ट या सेकंड जो भी दे सकते हो, N2 बाय N1 क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, N2 बाय N1 जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा, N2 बाय N1। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो RX RD करके देख लेना दोस्तों, 1 अपॉन X, ये 1 अपॉन RX है, ये 1 अपॉन RD है। ओके, तो RX 1 RX अपॉन RD बचेगा, RX अपॉन RD। तो दोस्तों जैसे ही अब मैं सबकी वैल्यू पुट करूंगा, आवाज़ आ रहा होगा मुझे पता है, पर मैं लास्ट में चल रहा हूँ इसलिए मैं रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रुक के अगर मैं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब RX की वैल्यू दोस्तों कितना है, RX की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 10⁻⁻² RX की वैल्यू है ना, और RD की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻², तो 10⁻² क्या हो गया, कैंसिल। अब N2 अपॉन N1, पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपको पता है 3.142 अपॉन 8। अगर दोस्तों आप इसको डिवाइड करते हो और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, विथ लॉग टेबल से करना है, विथ लॉग टेबल से
मैंने कैल्सी से भी फाइंड करके रखा हुआ है, कैल्सी से फाइंड कर दिया, क्योंकि अभी मुझे इतना बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने फटाफट इसको कर दिया। अगर किसी को डाउट आता है तो प्लीज़, हमने सीरीज़ बना दिया, बार बार ये बोलूँगा। और आपको मुझे व्हाट्सअप पे इसका बस 2 लाइन और लिखना है सर। इसको दोनों क्या करना है, लॉग टेबल से करके फाइंड करना है। लॉग टेबल से क्या करना है, फाइंड कैसे करोगे, मैंने बोला स्क्वायर रूट को या तो 1/2 दे दो, और ये दोनों करके जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड करो, ऐसा करो। या तो और चीज़ें बताने वाले हैं राहुल सर, ओके। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.62। 0 पॉइंट क्या आने वाला है, 0.62। तो दोस्तों जो हमारा आंसर था N2 0.62 आ गया, तो क्या हो गया 0.62 N1, ओके। तो दोस्तों देखो ये भी मैंने फाइंड कर दिया, N2 इक्वल टू 0.62 N1। मतलब N1 की जो स्पीड होगी, स्पीड तो हमें पता है 1.99 इंटू 0.62 जो करूँगा तो मुझे फ्रिक्वेंसी मिलेगा। किसकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, इस ग्रामोफोन की। कि अगर इतनी फ्रिक्वेंसी रखूँगा तो ये कॉइन सरक के कहाँ आ जाएगा, एट द रिम, मतलब एकदम एंडिंग पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, एकदम एंडिंग पे। तो दोस्तों ये निकल चुका है, ये एकदम सिंपल सा था, एकदम सिंपल सा मैंने कर दिया। इसमें कोई आपको डाउट वाउट कुछ नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. We are not recommending the vehicle to drive faster to 16 km per hour. What angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? Okay दोस्तों, मुझे पता है आपको ले देकर कुछ समझ में नहीं है, टेंशन मतलब आपको समझाता हूँ। अब क्या दिया हुआ है कि एक हमारा ये ट्रैक है जहाँ रेसिंग होता है, जहाँ हम हाईवे पे घूमने गए थे, आपको याद होगा। तो जो हमारा ये ट्रैक है, ये ट्रैक आपको आवाज़ हर जगह का आ रहा होगा, टेंशन मत लो। ये हमारा ट्रैक है और इस ट्रैक का सबसे पहले ये जो ट्रैक कितना वाइड है दोस्तों, कितना वाइड है, 10 मीटर वाइड है, ओके। और ये दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल ऑफ बैंकिंग आपको पता हो, एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है। और दूसरा चीज़ ये फाइंड करना है कि आउटर एज की कंपैरिजन में इनर एज की कंपैरिजन में आउटर एज का हाइट कितना है दोस्तों, आउटर एज का हाइट कितना है। एक्चुअली ये यहाँ डायग्राम थोड़ा उससे मैंने पेन से बनाया, ये दोनों के बीच में 90 एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने बता दिया। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कर्वेचर है मतलब जो सेंटर से रेडियस है, जैसे वो सर्कल फॉर्म होता है, अगर मैं यहाँ से रेडियस बनाता हूँ तो उसका टोटल लेंथ हो कितना होगा, 72 मीटर। कितना होगा, 72 मीटर। तो दोस्तों ये मैंने बना दिया। इसका जो रोड वाइड कितना है वो 10 मीटर है। हमें आउटर एज उठा होता है, आपको पता है एंगल ऑफ बैंकिंग मैंने एक्सप्लेन किया था, आउटर एज उठा होता है एज कम्पेयर टू इनर एज, ओके। तो ये दोनों के बीच में कितने एंगल से वो टिल्ड है, कितने एंगल से उठा हुआ है, वो हमें पहले एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है। देन अगेन हमें ये फाइंड करना है कि इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज की हाइट कितनी है। ये वाली हाइट हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, ओके। गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है, कैमरामैन आप सोच नहीं सकते कितने एंगल पे टिल्ड है, ये इसका फिजिक्स में कभी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो हमें जो दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लिखा हुआ है वो क्या है हमारा 72 मीटर। देन अगेन क्या लिखा हुआ है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस व्हीकल टू ड्राइव फास्टर 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब 216 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हमने स्पीड चलाई तो हम आगे कभी स्पीड चलाने लायक नहीं रहेंगे। तो मतलब मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है वो 16 किलोमीटर है। कितना है, 16। तो मैं लिखता हूँ वी सेफ कितना है, 216 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों जैसे आपको मैंने ये बताया है ये कि अगर SI यूनिट में है तो सभी क्वांटिटी को SI में लो, अगर CGS में है तो सभी को CGS में लो, ओके। अगर जिस क्वांटिटी जिसमें एक क्वांटिटी उसी में सभी क्वांटिटी को रख के तभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। दोस्तों देखो ये SI में है, ये SI में, तो मुझे इसको भी किस में करना पड़ेगा, SI में, क्योंकि वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों एक रास्ता ये है कि हम उसको ऐसे कर सकते हैं, 216 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 16। एक ये कर सकते हैं,
या तो दूसरा सबसे सिंपल तरीका, मैं इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ कि आप हमेशा जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो 216 इंटू 5/18। अगर हमारे पे आपको भरोसा नहीं है ना तो आप क्या करो कि इसको डिवाइड करके चेक कर लो और आपको अपने आप समझ में आ जाए कि हम सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो चलो आगे, वी सेफ। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने ये डिवाइड नहीं किया। 18 1 18, ओके, 18 1 18, 18 1 18 आ गया। और 18 के बाद हमारे पास अगर हम इसको माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 और 6 कितना होगा 36, और 18 2 कितना होता है 36, एंड 12 5 60। तो 60 अब कन्वर्ट हो गया। हमने इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए किया था, मीटर पर सेकंड। ओके, तो मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करने का, 5/18 से। ओके, तो दोस्तों अब आगे और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हाँ हमें विड्थ दिया हुआ है कितना है, ये 10 मीटर। और हमें जो फाइंड करना है, आउटर एज का हाइट फाइंड करना है, और जो जितने एंगल पर टिल्ड है वो थीटा फाइंड करना है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर जिसको पता है वो लिखेगा वी नो दैट, और जिसको नहीं पता है वो तो याद कर लेगा, रट्टा मार लेगा और क्या बोले। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का जो फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। 10 इनवर्स वी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितना, 60 इंटू 60, 2 बार लिखता हूँ दोस्तों। और आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 72 इंटू जी। दोस्तों यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूमेरिकल से लिए अप्रॉक्स हम लोग डायरेक्ट 10 लेते हैं, 9.8 नहीं लेते, डायरेक्ट 10 लोगे। ओके, अगर जेई और नीट जिसमें भी आपको सॉल्व करना रहता है तो 9.8 नहीं लेते, क्योंकि हम डायरेक्ट ही 10 लेते हैं, 10 पुट करते हैं। तो अगर आप 9 पॉइंट पुट करोगे तो भी आंसर जस्ट आजू बाजू में आएगा, 10 लेके करोगे तो भी आंसर वैसे ही आएगा। दोस्तों कोई गलत देने वाला नहीं है, इतना हम पर भरोसा कर लो आप। ओके, भरोसा तो आप सब पे करते हो, अपने सर पे भी भरोसा करके देख लो। ओके, तो दोस्तों अब 6 6 चलो आपकी लैंग्वेज बताते हैं हम, मैं कहाँ बताए यहाँ, 6 6 36, 6 6 36 और 0, ये हो गया हमारा 72। अब आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको लगे, सॉरी जैसे डिवाइड करना है वैसे डिवाइड कर सकते हो। मैं तो अपने तरीके से डिवाइड करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। 36 1 36, 36 2 72, और 1 और 0 कितना हो गया 10, और 2 को 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 5। मैं तो ऐसे ही करता हूँ दोस्तों। अब आपको जैसे डिवाइड करना आता होगा करो, नहीं तो हमारे आप फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास ज्वाइन कर लो आप। ओके, 1 0 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 10 डिवाइडेड बाय 2 देन वी गेट 5। ओके, देन 5, क्योंकि मुझे अभी लॉग टेबल यूज़ कर रहा है तो इसलिए मैं 5.000 ऐसे लिख दूंगा। ओके, अब दोस्तों मुझे एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले अपना भूत को उठा लो, मतलब ये लॉग टेबल को उठा लो, और लॉग टेबल में आपको नेचुरल टेंजेंट देखना है, नेचुरल टेंजेंट देखना है और ध्यान से देखना है। वैसे दोस्तों मैं यहाँ अभी इतना नहीं बता सकता, मैं आंसर की तरफ आपको बताऊँगा। बाकी हमने प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों, आप लोगों के लिए बनाया है, कोई दुनिया के लिए नहीं बनाया, आप लोगों के लिए बनाया। अगर आप ही नहीं देखोगे, पूरी दुनिया देख रही है और आप नहीं देखोगे तो क्या मतलब है। ओके, तो 10 इनवर्स, ओके, नेचुरल टेंजेंट में जाना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें। तो मैं आपको ये सर्च करना है, आपको ये सर्च करना है कि 5.00000 कि ये नंबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा, उससे ये नंबर होना चाहिए या तो उसके जस्ट पास वाला नंबर होना चाहिए। वो नंबर जहाँ भी होगा वो डिग्री आपको लिख देना है। ओके, तो हम चेक करते हैं, ध्यान दो कि ये देखो 4 वाली सीरीज़ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये 4 वाली सीरीज़ है, तो इससे मतलब ही नहीं, ये भी 4 वाली सीरीज़ है, ये भी 4 वाली सीरीज़ है, ये 5 वाली सीरीज़ है। तो ये दोनों के बीच में ही होगा दोस्तों, ये दोनों के बीच में 5.00 के सबसे छोटे वाले नंबर को हम चेक करेंगे। सबसे देखो दोस्तों ये 4 पॉइंट, हाँ, तो मतलब ये सब 4 पॉइंट वाला ही नंबर है। देखो 4 पॉइंट, यहाँ आगे 4 पॉइंट लिखा नहीं है, इसका मतलब ये सब 4 पॉइंट वाला ही नंबर है। 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया 5.0045, 5 पॉइंट, तो सबसे छोटा हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए दोस्तों, आप देखोगे 5.000 चाहिए, 5.00। तो मैंने बोला या तो 5.00 निकालो या तो उसके जस्ट पास वाला। तो उसके जस्ट पास वाला कौन सा है, मैंने बोला देखो 78 और 79, यही 4 और 5 के बीच का नंबर है, बट हमें जस्ट उसके क्लोज वाला नंबर चाहिए।
तो हमने 5, देखो ये 5.0504, ये कहाँ गया, हाँ ये नंबर, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, इसलिए हम ये नंबर को किसको लेंगे, इसको लेंगे, हम किसको लेंगे 5.0045। अब दोस्तों ध्यान देना, ये नंबर आप देखोगे तो किसके अंदर आता है 78 में, किसके आता है 78 डिग्री, और मिनट्स कितना है 42 मिनट्स। ध्यान से देखना दोस्तों, ये किस में आया 78 डिग्री, 78 डिग्री, वैसा मत करो भैया नहीं तो टेढ़ा आएगा स्क्रीन पे, ऐसे ही रखो जैसा है। 78 डिग्री, 78 डिग्री कौन सी लाइन में है, डिग्री में कितना है 78 डिग्री, और ये लाइन आप चेक करोगे तो कितना है 42 मिनट्स। ओके, अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा बाकी जीटीएन तो हमसे क्लास में पूछ लेंगे, हम लोग चैंपियन है, इसमें टेंशन मत लो। ओके, हम लोग सब बता देंगे। 78 डिग्री और कितना है, और कितना था 42 मिनट्स, सॉरी 72 डिग्री और हमारा 42 मिनट्स। तो दोस्तों 78 बोल रहा हूँ, 72 बोला गया, 78 डिग्री एंड 42 मिनट्स। तो दोस्तों ये आ गया हमारा थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू के बाद हमें और क्या फाइंड करना है, आपको पता है एंगल ऑफ बैंकिंग निकल गया। अब हमें फाइंड करना है, अगर जिसके पास आगे दिमाग होगा वो सोच लेगा कि हमें क्या फाइंड करना है। हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। मैंने फास्ट नहीं किया, मैं फास्ट बोल रहा हूँ। ओके, आप सोचोगे फास्ट कर दिया सर ने। ये है हमारा ABC, पहले ही बता दिया मैंने। अभी इसको कैसा किया है कि डायग्राम ऐसा बना है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये 90 का एंगल है, पर ये एक्चुअल वो दोनों के बीच में वो ऐसा ही होता है, ऐसा। ओके, तो ये 90 का एंगल होता है। तो दोस्तों अब लेंगे इसको इन ट्रायंगल। अब जिसके पास दिमाग होगा उसको समझ में आ गया कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल, अब पाइथागोरस थ्योरम मत बोल देना, मुझे पता है। इन ट्रायंगल, ये साइन थीटा हमें क्या चाहिए, ये निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसीलिए हमने साइन लिया है। साइन क्या होता है, ओ आ ओ ए, याद है ना ज्योमेट्री का, ओ आ ओ ए, तो मतलब अपोजिट। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लेंथ है। हाँ दोस्तों, इसको ये एल भी लिख देता है, एल = 10 सेंटीमीटर है। ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट हमारा क्या है एच, और हाइपोटेनस हमारा क्या है एल। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच = एल साइन थीटा। ओके, अब दोस्तों एल, ये हमने तो फाइंड कर लिया है, ये वाला थीटा हमने फाइंड कर लिया ना। थीटा की वैल्यू कितनी है 78 डिग्री 42 मिनट्स। अब दोस्तों अब आपको साइन 78 डिग्री 41 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करनी, कि इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 78 डिग्री 42 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम नेचुरल साइन में जाएंगे, नेचुरल साइन में चलो जाते हैं। अब देखो 78 डिग्री 42 मिनट्स, 78 डिग्री 42 मिनट्स पे कौन सी वैल्यू आती है। तो ये सबसे सिंपल होता है दोस्तों, अगर ऐसा फाइंड करना तो बहुत सिंपल है। अब ऐसा मत बोलना सर आप सिंपल बोल के हमारी जान ले लेते हो। अगर मैं हार्ड बोलूँगा, बहुत हार्ड बोलूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे पता है क्यों मज़ा आएगा, बट सिंपल ही सोचो, किसी को याद मत किया करो। साइन 78 डिग्री 42 मिनट्स, 78 आ गया ये डिग्री। अब इधर देखो, चलो मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। ये ऊपर देखना है, ये डिग्री 42 इधर देखना है। हाँ दोस्तों, ये दोनों मैच करने चाहिए। आ जाओ। ओके, और ध्यान से देखो दोस्तों, अगर कैमरा में एकदम जूम करके एकदम पास में लेके जाके दिखा सकते हैं। ये देखो पॉइंट है, इसके आगे 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है। तो हमें 78, अब मेरे पास एक और हाथ तो है नहीं, मैं बता दूं कि ये 42 का लाइन है, और 42 का लाइन इसके सामने जो भी होगा वो लेना है। तो इसके आगे, अब यहाँ पॉइंट नहीं लिखा रहा था पर स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा है, मतलब 9 के आगे पॉइंट है। तो हमारा आंसर आप 2 पॉइंट ले सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर ले सकते हो। जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों L × 0.98, L × 0.98। द वैल्यू ऑफ L हमारा आ गया 10, 0.98। ओके, H, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में मज़ा आता है तो 1 पॉइंट, ये 0 के कारण 1 पॉइंट आगे सरक जाएगा और ये हो जाएगा 9.8।
और हमें आपको पता ही है हम किस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एक ही क्वांटिटी SI यूनिट में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा मीटर, 9.8 मीटर। तो दोस्तों ये हमने फाइनली फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। और बहुत लोग आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि बहुत लोग 13 क्वेश्चन स्किप करने वाले, आपके टीचर भी स्किप करने वाले, पर मैंने आपको 13 क्वेश्चन करके दिखाया। ऑलरेडी मैंने भी 2-3 बार उस क्वेश्चन को देखा तो मेरा आंसर गलत आ रहा था, मुझे लगा, पर मुझे मेरे में कॉन्फिडेंट था कि यार मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि रीज़न ये था कि मैंने जो चीज़ें उसमें पुट की थी कि गलती सबसे होती है, कोई ऊपर से बन के नहीं आया, गलती हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ जो गलती है, यहाँ जो गलती की गई वो गलती कैसी थी, तो मैं सोच रहा था हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ, पर जब लास्ट में मैंने देखा कि ये एंगल इसने मैच ही नहीं करी, इससे पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर फाइनली 2-3 बार सॉल्व करने के बाद मैं डिसीजन पे आया कि मैंने जो सॉल्व किया वो सही है, और आप भी अब वही रखना। उसमें 2 ही चेंजेस हो सकता है, या तो रेडियस वो चेंज करेंगे या तो आंसर चेंज करेंगे दोस्तों, ओके। क्योंकि मैं चाहता तो क्वेश्चन स्किप कर सकता था, पर मुझे मेरे भरोसा है, ओके। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं, हम बढ़ते नहीं, बस 3 क्वेश्चन बहुत टाइम हो गया, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है ये भी 14 to 15 मिनट्स का हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है ये वाला वीडियो भी। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये तो बता नहीं सकते कि इस पर बहुत मेहनत किया जाता है, क्योंकि अराउंड कितने मिनट्स का ये 3 क्वेश्चन ही हो गया, आपको पता चल गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर कमेंट्स हो सकता है लिख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ वहाँ तो बहुत कमेंट्स करते हो, पर जो आप लोग के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं उनके लिए लिखने के लिए आपको पता नहीं क्या लगता है, तो आपके ऊपर है, आपको कमेंट्स करना है तो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कभी फिर।